गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने फोर्थ का बी जो यूनिट है वो शुरू की हुई थी बेटे, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज़ एसी करंट, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। देन वी डिस्कस्ड मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, 4 डेरिवेशंस थे वो। तो अब हम जो अपना अब ये आगे टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हम एसी सर्किट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो, जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हो और जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो। पहले ये तीनों अलग अलग डिस्कस करेंगे और फिर एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें तीनों इकट्ठे लगे हों, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इनको स्टडी करना है। और ये जो डेरिवेशंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से एक ना एक 3 नंबर में या 5 नंबर में एग्ज़ाम में आता ही आता है हर पेपर में। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। और ये आपने बिल्कुल साथ साथ करने हैं डेरिवेशंस। तो ऐसा है एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप रहता है। तो उसके लिए कंसीडर अ सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और सपोज हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। साइन वेव की तरह बनाया ना, ऐसे ही होता है ना करंट, साइन वेव की तरह। तो लेट द अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। हम इतनी ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं। अब इस ईएमएफ की वजह से करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, दैट इज़ गिवन बाय ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगी दैट इज़ V इक्वल टू IR। अब वोल्टेज को हम V से भी कर सकते हैं, E से भी कर सकते हैं, तो बेटर है कि चलो हम E से करेंगे आगे। तो और ये जो वोल्टेज डेवलप हो रही है R के अक्रॉस, ऑब्वियसली किसके इक्वल होनी चाहिए, अप्लाइड ईएमएफ वोल्टेज के। और अप्लाइड ईएमएफ वोल्टेज क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, तो कितनी हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई की है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई आपकी गिवन इक्वेशन। तीनों डेरिवेशंस में गिवन इक्वेशन ये ही है, और हम किसी ना किसी तरीके से एक इक्वेशन करंट के लिए निकालेंगे और फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये काम करना है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालने के लिए हमने लगाया है ओम्स लॉ। तो यहाँ से बताओ मुझे I किसके इक्वल आ जाएगा, कितना करंट है सर्किट में, E नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। और E नॉट बाय R वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये करंट है। तो इट कैन बी रिटन एज I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये है इक्वेशन 2। E नॉट बाय R किसके इक्वल है, वेयर I नॉट जो रखा है हमने किसके इक्वल रखा है, E नॉट बाय R के। तो ये हो गई आपकी वोल्टेज के लिए इक्वेशन, और ये बन गई हमारी करंट के लिए इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इनको कंपेयर करना है बेटे। साइन के बाद जो भी टर्म लिखी है वो कहलाती है फेज। क्या कहलाती है, फेज। तो वोल्टेज का फेज क्या है, साइन के बाद क्या लिखा है वोल्टेज में, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इज द फेज ऑफ वोल्टेज। और करंट का फेज क्या है, करंट में भी साइन के बाद क्या लिखा है, ओमेगा टी, सेम। तो यहाँ पे कंपेयरिंग 1 and 2, we conclude that voltage and current are in सेम फेज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। फेज का मतलब है बेटे
सिंक में है, सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब इकट्ठे मैक्सिमम हो रहे हैं और इकट्ठे मिनिमम हो रहे हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम होती है तब करंट भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम है, मतलब दे आर इन सिंक विद ईच अदर। तो ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है, अकेला रेजिस्टेंस लगा होता है, वोल्टेज और करंट हमेशा क्या रहते हैं, फेज में। तो देयरफॉर इन एसी सर्किट वोल्टेज या ईएमएफ भी कह सकते हैं इसको, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। और अब हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, जो फेज रिलेशनशिप, जो एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में उनको रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा दिया हुआ होगा हमें वोल्टेज फेजर, तो एक एरो एक वेक्टर की तरह है, ये जो मैक्सिमम लेंथ है जो इसकी, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज और करंट की। सपोज कितनी है, ई नॉट, और वोल्टेज का इनिशियल फेज कितना है, ओमेगा टी, तो मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, ओमेगा टी, और करंट भी कितना बना रहा है, ओमेगा टी। तो ऑब्वियसली करंट भी इसी लाइन पे बनाना पड़ेगा, ये हो गया आई नॉट, ठीक है, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज जो हैं दे आर इन सेम फेज। अब आप पूछो भी आई नॉट छोटा बना, ई नॉट की लेंथ ज़्यादा है और आई नॉट की लेंथ कम है, क्यों, क्योंकि आई नॉट जो है इट इज़ इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ई नॉट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है करंट की, तो वो हमेशा वोल्टेज से क्या है, कम होगी, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हुआ कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है, क्या रिलेशनशिप आई है वोल्टेज और करंट के बीच में, कि दे आर इन सेम फेज, ठीक है, एंड दिस इज़ द फेजर डायग्राम। अब हम बात करते हैं ऐसे एसी सर्किट की जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेशन मैंने बताया आपको, ये तीनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है कि दी हुई इक्वेशन वोल्टेज की है तो किसी ना किसी तरीके से करंट के लिए एक इक्वेशन बनानी है। तो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, और इनको बिल्कुल साथ साथ निपटाना है, नहीं तो ये होंगे नहीं आपसे। तो इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, एल होता है, और ये होता है इंडक्टर मतलब कॉइल, और आपने क्या अप्लाई कर रखी है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। दिस इज़ द, ये जो वेव फॉर्म है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। कितनी ईएमएफ अप्लाई कर रखी है, ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो लेट अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ is connected across an inductor, ठीक है, and the applied alternating voltage is given as E equal to E naught sin omega t। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। तो हमारा क्या मोटिव है कि अब हम किसी ना किसी तरीके से करंट के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सेल्फ इंडक्शन अगर आपको याद हो कि जब कॉइल के अक्रॉस करंट बढ़ता है तो फील्ड बढ़ी, फ्लक्स बढ़ा, एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड विच अपोजेस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये कितनी होती है, अगर माइनस एल डी आई, इफ डी आई बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी, ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना, याद है आपको, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट, इट अपोजेस इंक्रीज या ग्रोथ of current. Therefore, to maintain the current in the circuit,
अगर हम चाहते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो करता रहे, देयरफॉर टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट इन द इंडक्टर, ये जो हमारी अप्लाइड ईएमएफ है ये इस ईएमएफ के इक्वल होनी चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, और क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। द अप्लाइड ईएमएफ ई मस्ट बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल, एंड अपोजिट। अपोजिट के लिए एक और नेगेटिव आ गया, और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये हो गया ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से डी आई बाई डी टी बताओ कितना आया, ई बाई एल, और ई कितना है आपका, ई किसके इक्वल है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल, और डी आई कितना आ गया बेटे, एल को डी टी को ऊपर ले जाओ, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब डी आई से आई कैसे बन सकता है, हमें तो आई चाहिए ना। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, याद है डी एक्स को इंटीग्रेट करें एक्स, डी वाई को वाई, है ना, डी जेड को इंटीग्रेट करें जेड आता है, तो डी आई को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, आई। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी आई को इंटीग्रेट किया, ये आ गया आपका आई, ई नॉट बाई एल आपका कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने पर माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ओमेगा बाहर ले लो, आई इज इक्वल टू माइनस भी बाहर ले लो, ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ देखो आई के लिए इक्वेशन तो आ गई है यहाँ, है ना, लेकिन किस फॉर्म में आई है, कॉस की फॉर्म में आई है, जबकि यहाँ किस फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है, तो हम तुलना नहीं कर सकते, तो पहले तो हमें इसको साइन में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको साइन में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना। कॉस थीटा जो होता है इट इज़ इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो अब कंपेयर कर सकते हैं क्या इसको और इसको, कि अभी भी कोई दिक्कत है, अभी भी कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि इसका फेस है ओमेगा टी और इसका फेस आ रहा है पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो मुझे पता नहीं चल रहा भाई ये जो है इससे आगे है ओमेगा टी से कि पीछे है। कि अगर ऐसा होता कि ओमेगा टी में कुछ जुड़ता तो मैं कह देती आगे है, और अगर ओमेगा टी में से कुछ कम हो रहा होता तो हम कह देते पीछे है, लेकिन ये ओमेगा टी में से कम नहीं हो रहा, ये पाई बाय 2 में से कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 में चेंज करेंगे और माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, एक ही बात है ना, माइनस बाहर ले लिया, और साइन ऑफ माइनस थीटा है, ये पूरे का पूरा थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो गया आपका आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ये इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आ गई इक्वेशन आपकी करंट के लिए जो हमारा मोटिव था। तो अब अगर हम कंपेयर करें, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर वेयर आई नॉट किसके बराबर लिखा है मैंने, ई नॉट बाय ओमेगा एल के, इसको नाम दे दो इक्वेशन ए, अलग से बाद में बात करेंगे। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या फेज़ है आपकी वोल्टेज का, ओमेगा टी, और करंट का फेज़ क्या आया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब करंट
कितना कम है वोल्टेज से, पाई बाय टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है ना, कम है करंट। तो करंट पीछे है वोल्टेज से, कितना पीछे है, पाई बाय टू या 90 डिग्री। तो ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा होता है, करंट वोल्टेज से कितना पीछे रहता है, पाई बाय टू। पीछे रहना मतलब लैग करना, ठीक है। देयरफॉर इन एसी सर्किट containing inductor only क्या कंक्लूड किया, करंट लैग, पीछे रहना, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। या हम उल्टा लिख सकते हैं क्या, करंट पीछे है वोल्टेज से पाई बाय टू, मतलब वोल्टेज आगे है करंट से पाई बाय टू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वोल्टेज लीड कर रही है, आगे चल रही है, लीड्स द करंट बाय पाई बाय टू। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शो दैट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, वोल्टेज पीछे आगे चलती है पाई बाय टू या करंट पीछे चलता है, ये शो करना है। तो आपको ये इक्वेशन डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा कि 1 और 2 की तुलना करने पर ये रिजल्ट आता है हमारे पास में, ठीक है। अब फेजर डायग्राम बनाना है, वैसे ही बनाएंगे। कैसे कि इसमें हमने पहले बनेगा वोल्टेज फेजर, ये है आपका ई नॉट हमेशा, और हमेशा ई नॉट का इनिशियल फेज क्या ले रहे हैं, ओमेगा टी। और करंट आया है हमारे पास अब पाई बाय टू पीछे आया है, इससे पाई बाय टू पीछे बनाना है, 90 डिग्री पीछे, ये रहा, और इससे छोटा भी बनाना। ये हो गया आपका आई नॉट, और ये कितना पीछे है, इसे देखो 90 डिग्री, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ बनाना है। अगर आगे की तरफ बनाना होता तो हम इस तरफ बनाते, ठीक है। तो दिस इज द फेजर डायग्राम। अब ये जो इक्वेशन आई है, कंपेयरिंग इक्वेशन ए विद इक्वेशन ए विद ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ आपका, V इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बटे R। मतलब करंट जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस के। ये बन गया आपका ओम्स लॉ। तो अब देखो बेटे, करंट की जगह करंट है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज है यहाँ ऊपर। ओमेगा एल किसकी जगह लिखे हैं, ओमेगा एल आपका रेजिस्टेंस की जगह लिखे हैं। तो मतलब ओमेगा एल बेसिकली क्या है, ओमेगा एल बेसिकली रेजिस्टेंस है जो कौन ऑफर कर रहा है, ये जो इंडक्टर है, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस, जो विरोध, अवरोध, प्रतिरोध पैदा किया जाता है, उसको हम ओमेगा एल से डिनोट कर रहे हैं। और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर दे रहे हैं ना ये प्रतिरोध। तो ओमेगा एल रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर and is called inductive reactance। ठीक है। इसको R से डिनोट नहीं करते, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा अलग शो करने के लिए हम इसको XL से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, X के नीचे एक छोटा सा L लगा दो, L फॉर इंडक्टर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय XL, और कितना है ये XL, ओमेगा L के बराबर। और ओमेगा क्या है आपका बेटे, 2 पाई न्यू, याद है 2 पाई न्यू, और ये हो गया L। इसमें न्यू फ्रिक्वेंसी है AC की, और L क्या है आपका इंडक्टर। अब देखो DC सर्किट के लिए फ्रिक्वेंसी 0 होती है, न्यू क्या होता है 0,
तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा 0। फॉर डीसी क्योंकि न्यू 0 है, डायरेक्ट करंट की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ चेंजेस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अब यहाँ तो चेंज ही नहीं होता, डीसी करंट तो कांस्टेंट रहता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है डीसी की, हमेशा 0। याद रखना ये बात। तो अगर न्यू 0 है तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा 0। मतलब डीसी करंट के लिए एक्सएल 0 रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है। अगर हम इंडक्टर को डीसी सर्किट में लगा दें तो इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और एसी के लिए, फॉर एसी सर्किट, फॉर एसी, अब यहाँ से देखो एक्सएल किसके प्रोपोर्शनल है, न्यू के। एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। मतलब जैसे जैसे एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एक्सएल बढ़ता जाएगा। रिएक्टेंस जो इंडक्टर ऑफर कर रहा है वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर हम अप्लाइड एसी करंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो। और अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए न्यू और एक्सएल में, तो ये देखो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चीज़ें तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटे, तो दिस इज द एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। बात आ रही है समझ में। अब अगर आ जाए सिर्फ फेज तक की बात कि शो दैट फेज डिफरेंस कितना है π/2, तो आपको यहाँ पे ख़त्म कर देना है नंबर 2 इक्वेशन पे, है ना। 1 और 2 इक्वेशन लिख के बस ये बता देना कि फेज डिफरेंस π/2 है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ ले कितना है, फिर हमने ये वाला काम करना है या अलग से कोई। ठीक है, मैं आपको एक सवाल बताती हूँ। क्वेश्चन है, सपोज a 50 Hz AC is applied across a 25 कर दो चलो मिली हेनरी इंडक्टर। कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो कह रहा है भी एक इंडक्टर है, ये रहा, एल कितना है 25 मिली हेनरी है, इसका इंडक्टेंस कितना है 25 मिली हेनरी। और ये जो आपने एसी अप्लाई करी है इसकी फ्रीक्वेंसी वो बता रहा है 50 हर्ट्ज है, और वो आपसे पूछ रहा है एक्सएल कितना होगा, ये पूछ रहा है ना। अब एक्सएल का, अब तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन एल 25 मिली हेनरी, मिली होता है बेटे 10⁻³ ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है उसने 50 हर्ट्ज। एक्सएल के लिए फार्मूला क्या है, ओमेगा एल, और ओमेगा किसके बराबर होता है 2π/μL। न्यू आपको दी हुई है तो 2π हो गया आपका 22/7, न्यू हो गया आपका कितना 50 हर्ट्ज है, एल हो गया आपका 25 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा एक्सएल। जो भी कैलकुलेट करके आएगा मुझे बताना, और यूनिट क्या होएगी बताना एक्सएल की, यूनिट और डायमेंशंस क्या है। एक्सएल, एक्सएल होता है रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस हो क्या यूनिट आएगी, ओम। तो एक्सएल की इंडक्टिव रिएक्टेंस की ऐसा यूनिट आएगी आपकी ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब हम बात करते हैं तीसरा, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा है, उसमें वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप क्या रहेगी। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो ये है आपका कैपेसिटर, सी से डिनोट करते हैं, और ये है आपकी अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यही वेव फॉर्म से डिनोट करेंगे। और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना है सी, और आपने कितनी वोल्टेज अप्लाई की है, E = E0
साइन ओमेगा टी। तो लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C। अब ये चार्ज होनी प्लेट शुरू हो जाएंगी, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी समय इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है या E है तो कितना चार्ज डेवलप होएगा, Q इक्वल टू CV होता है। तो ये जो वोल्टेज डेवलप होएगी Q बाय C, और कितनी वोल्टेज डेवलप होएगी, जितनी आप अप्लाई कर रहे हो। कितनी अप्लाई कर रहे हो, E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर डेवलप होएगी। इतनी तो दे रहे हैं, इतनी तो आएगी यहाँ। तो यहाँ से Q बताओ आपका चार्ज कितना आ गया, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज आपको हमेशा दी हुई है और आप किसी ना किसी रिलेशन का इस्तेमाल करके करंट के लिए एक रिलेशन निकालेंगे। तो पहले में तो करंट आराम से आ गया था ओम्स लॉ से, दूसरे में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला कंसेप्ट लगाया था, और तीसरे में हम ये वाला लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है ये स्टार पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं कि इन पर कैसे पहुँचेंगे हम। अब Q आ गया और हमें चाहिए I, तो ऑब्वियसली I क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ बाई dt। तो dQ बाई dt मतलब d बाई dt, और Q आपका कितना है, C E नॉट साइन ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करना है इसको तो I आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू C E नॉट तो कांस्टेंट है, d बाई dt साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा C E नॉट, और डिफ्रेंशिएट करने पे ओमेगा मल्टीपल बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को यहाँ ले लो, ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मुझे ऊपर यहाँ पर सिर्फ E नॉट रखना है, इसके साथ और जितनी भी चीज़ें हैं उनको नहीं रखना। तो इस ओमेगा C को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, E नॉट 1 बाय ओमेगा C, मतलब तो यही है ना कि ओमेगा C ऊपर है ना, इनटू कॉस ओमेगा टी। तो ये रिलेशन आ गया आपके करंट के लिए। लेकिन अभी ये कंपेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो पहले हम इसको साइन में बदलेंगे। तो I इज इक्वल टू E नॉट 1 बाय ओमेगा C, कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और सपोज इट इज़ इक्वल टू I नॉट, I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये बन गई आपकी डिज़ायर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर I नॉट मैंने किसके बराबर लिख दिया है, E नॉट 1 बाय ओमेगा। इसको A इक्वेशन दे दो, इसको हम बाद में बात करेंगे। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, बताओ वोल्टेज का फेस क्या था, ओमेगा टी, और करंट का फेस कितना आया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब ओमेगा टी से कितना ज़्यादा है, पाई बाय 2। तो करंट जो है वो वोल्टेज से कितना ज़्यादा है, पाई बाय 2। वोल्टेज सिर्फ ओमेगा टी है वोल्टेज का फेस, और करंट का फेस कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ करंट आगे है, जबकि इंडक्टर में यहाँ माइनस था, तो हमने लिखा था करंट पीछे है। तो देयरफॉर करंट लीड कर रहा है, यहाँ पे लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो ऐसा AC सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा होता है, करंट आगे चलता है वोल्टेज से कितना, पाई बाय 2। और उल्टा लिखें तो वोल्टेज पीछे रहती है, वोल्टेज लैग्स द करंट, एक ही मतलब है ना, बाय पाई बाय 2। तो ये तो हो गई बेटे फेज रिलेशनशिप। सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा था, करंट और वोल्टेज सेम फेज में आए थे। जिसमें इंडक्टर लगा था, करंट पीछे था वोल्टेज से पाई बाय 2, और जिसमें कैपेसिटर लगा है, करंट आगे आया है वोल्टेज से बाय पाई बाय 2। और फेज़र डायग्राम अगर हम बनाना चाहें अब, तो ये आपका
वोल्टेज फेज़र है, हमेशा कितना एंगल बनाता है, ओमेगा टी। और अब करंट इससे π/2 आगे है, इससे आगे जाना है, ये कितना आगे जाना है, π/2। तो ये होगा आपका करंट फेज़र। दिस इज़ द फेज़र डायग्राम। कौन से डायग्राम कहलाता है ये, फेज़र डायग्राम। तो देखो बेटे, अगर सिर्फ इतना आ जाए कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप होती है, तो इतना ही करना है। अब अगर थोड़ा आगे हम इसको देखें, अब इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। कंपेयर इट विद ओम्स लॉ इक्वेशन। क्या है ओम्स लॉ इक्वेशन, कि करंट जो होता है वो होता है वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो देखो जरा, करंट की जगह करंट है, वोल्टेज की जगह भी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस की जगह क्या है, 1/ω/c। तो ये जो 1/ω/c क्या है, ये क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस है, जो कौन उपलब्ध करा रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के द्वारा उपलब्ध कराया गया रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/ω/c रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस offered by capacitor and is called, जैसे उसमें हमने उसका नाम रखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंडक्टर देता है, एंड इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। उसको हम XL से डिनोट करते थे, इसको हम XC से डिनोट करेंगे, ठीक है, छोटा सा C लगा दिया। तो XC किसके बराबर होता है, 1/ω/c के, ठीक है। और 1/ω/c मतलब 1/2π/c। आई बात समझ में। अब देखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि फॉर डीसी सर्किट के लिए तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है करंट की, 0 होती है। और अगर न्यू 0 है, यहाँ बताओ, अगर न्यू 0 हो गया तो XC कितना हो जाएगा, XC तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटर डीसी को। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, डीसी को जाने ही नहीं देता अपने से। देयरफॉर आ कैपेसिटर, अब ये प्रश्न बहुत बार आता है 2 नंबर में, ब्लॉक डीसी, कि वाई डज अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, और फ्रीक्वेंसी 0 होने के कारण XC कितना हो गया, इन्फिनिटी। देयरफॉर कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट